हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन डिवॉर्मिंग मैच का एपिसोड नंबर 19। तो अगर आप सभी लोगों ने उसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर आप वो देखो, लिंक मिलेगा तुम सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रसुलोन हेरेटिक्स का पीछा करते करते उस न्यूट्रल सिटी सुदरा में पहुंच जाता है, जहाँ जाकर उसे मालूम होता है कि जो स्काउट्स उन हेरेटिक्स के पीछे थी वो किसी वजह से गायब है और उन सभी लोगों की लास्ट लोकेशन डेजर्ट रियून थी। तो इसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रसल डेजर्ट रियून्स में चला जाता है, यहाँ पर उसे वही भागा हुआ हेरेटिक देखने को मिला जिसके पीछे ही वो फ्लेम टावर के सारे स्काउट्स पड़े हुए थे, जो कि अपनी नेक्रोमेंसी वाली पावर्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे अनडेड समन करवाता है और रसल पर हमला करवा देता है। जिन सभी को अपनी तरफ बढ़ता देखकर रसल घबराता नहीं है, बल्कि दोबारा से उसने फायर वॉल बना ली थी। अब आगे तो अब हम देखते हैं कि रसल को वही मैजिक दोबारा इस्तेमाल करता देखकर जिसे इस्तेमाल करके उसने पिछली बार उन हेरिडिक्स से जीत हासिल की थी। वो हेरिडिक रसल को ताना मारते हुए कहता है, और ये हेरिडिक और नेक्रोमेंसर एक ही बला होती है, तो अब से मैं इन सभी लोगों को नेक्रोमेंसर कहूंगा। वो नेक्रोमेंसर रसल को ताना मारते हुए कहता है, एक ही मैजिक बार बार इस्तेमाल करने से तुम जीत नहीं जाओगे बच्चे। जिस पर रसल भी हंसते हुए कहता है, ना बच्चा, जरा ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इस बार। और फिर रसल अपने मैजिक में थोड़ी सी इनकांटेशन ऐड करने लगता है और फिर हमें बताने लगता है कि ड्रैगोनिफिकेशन ये अकेली ऐसी पावर नहीं थी जिसे मैंने इतनी देर तक प्रैक्टिस किया, क्योंकि इसके अलावा भी मैंने फायरवॉल में मौजूद एग्जिस्टिंग फायर को बढ़ाया है और इसी के साथ साथ मैंने उस फायरवॉल मैजिक में वेक्टर फार्मूला भी ऐड किया। और हम देखते हैं कि रसल की वो फायरवॉल एकदम से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो फायरवॉल एक्सपेंड होकर उन स्केलेटन कॉर्प्सेस को हिट करती है, जिसकी वजह से वो कॉर्प्सेस उसी वक्त राख में बदल जाते हैं। और रसल की इतनी भयानक पावर्स को देखकर वो नेक्रोमेंसर काफी ज्यादा डर जाता है और रसल उस फायरवॉल मैजिक को खत्म करके काफी बेडएस लुक दे रहा था, जो कि काफी तेजी से उसी नेक्रोमेंसर के पास जाने लगता है। और उस नेक्रोमेंसर की भी काफी ज्यादा फटी पड़ी थी और अपने मन में सोच रहा था कि इसने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया, क्या उसने अपनी फ्लेम्स के अंदर से ही अपनी डिटेक्शन मैजिक को इस्तेमाल किया। और अपने मन में वहां से भागने के बारे में सोच रहा था और उसके ख्वाबों पर पानी फेरते हुए रसल काफी तेजी से उसके पास आते हुए कहता है, यहाँ से भागने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। और फिर वहां पर एक बूम हो जाता है और वो नेक्रोमेंसर डेजर्ट रियून की दरमियान में जाकर फेंका गया था और उस नेक्रोमेंसर की हालत कुछ ठीक नहीं थी और ब्लड वॉमिट करते हुए अपने मन में सोच रहा था, क्या मेरी मौत ऐसे ही होने वाली है। और फिर असल उसके पास जाते हुए से कह रहा था, सरेंडर कर दे बच्चा और मुझे ज्यादा हार्श होने पर पुश मत कर। मगर वो नेक्रोमेंसर इतनी गंदी हालत होने के बावजूद भी खड़ा होते हुए रसल को कह रहा था, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सोल मुझे बिलोंग नहीं करती, और अगर ये चीज भी काफी नहीं है तो मैं अपनी फैमिली बेचने को भी तैयार हूँ। और वो नेक्रोमेंसर चीख चीख कर कहने लगता है, मैं अपनी हर चीज तुम लोगों को देने को तैयार हूँ। उसका ये कहना ही था। हमें डेजर्ट ड्यून की छत से कुछ चीजों को नीचे आते हुए दिखाया जाता है, जिसमें एक लेडी और एक लेडा था और वो दोनों पर्सन अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी से नीचे आ रहे थे, जिन्हें अब तक रसल ने भी सेंस कर लिया था। लेकिन वो लोग रसल पर हमला कर चुके थे, जिसकी वजह से दोबारा से वहां पर एक बूम हो जाता है। रसल पर वो अटैक करने के बाद उनमें से एक पर्सन बोल रही थी, क्या तुम्हारे अंदर इतना ही दम था, यू फकिंग चेजर। जिस पर उसका साथी उस नेक्रोमेंसर को टोंट मारते हुए कहता है, मैंने समझा था कि तुम थोड़ा सा तो ताकतवर होगे, लेकिन तुम तो एक बच्चे के सामने भी टिक नहीं पाए, कितने पैथेटिक हो। और वो लेडी भी उस नेक्रोमेंसर की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रही थी, जिस पर वो नेक्रोमेंसर उन्हें बताता है कि ये साला उसी फ्लेम टावर मास्टर का डिसाइबल है। और इस चीज को सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन वो दोनों काफी ज्यादा रेज मूड में चले जाते हैं और वो लेडी मास्टर डारिया को गालियां दे रही थी। और मुझे नहीं पता कि इनका क्या फड्डा है, लेकिन लगता है कि मास्टर डारिया इनकी भैंस चुरा कर भागी है। और उन दोनों के अटैक का धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि रसल ने एक शील्ड बनाई हुई थी, जिसे हटाते हुए रसल उन्हें कह रहा था, तुम्हारे जैसे लोगों को मेरी मास्टर का नाम सही तरह से लेना चाहिए। और इसी के साथ उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें उसे मिशन मिला था कि इन कल्टिस्ट के साथ फाइट करो, जिसमें उसे एटलीस्ट एक पर्सन को जिंदा पकड़ना था, या फिर चाहे तो वो तीनों को मार सकता है, जिसका रिवार्ड वही इंटरमीडिएट ग्रेड के माना स्टोन्स थे। और रसल को बिल्कुल सही सलामत देखकर एक पर्सन कहता है, वाह भाई वाह, जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे ताकतवर हो, जो कि हमारे फर्स्ट अटैक को ब्लॉक कर गया है। और वो लेडी भी काफी इवल्स की तरह हंसते हुए कह रही थी, मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन उस कुतिया का डिसाइबल थोड़ा सा तो काम का होगा ना। और देखो यार, मैं गाली नहीं निकाल रहा, सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग जैसा समझो। और वो लेडी अभी भी कह रही थी, सबसे पहले मैं तुम्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करूंगी और तुम्हारी बॉडी के चीथड़े चीथड़े करके फ्लेम टावर के सामने टांग दूंगी और उस फ्लेम टावर की बीच को उसके करते धरते की सजा दूंगी। उस लेडी की ये सारी बातें सुनने के बाद रसल काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था
और उस लेडी के साथ जो दूसरा पर्सन था वो ज्यादा बकवास नहीं करता और फाइट के लिए तैयार होते हुए अपने नेक्रोमांसर को कहता है कि सभी एंट्रेंस को ब्लॉक करो, जिस पर वह भाई भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपने सभी हड्डियों के ढांचे से एंट्रेंस को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद वो लेडी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बकवास ही करी जा रही थी कि मैं तुम्हें मार दूंगी, काफी टॉर्चर करूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उसकी सारी बातों को सुनते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, अच्छा तो ये लोग पीछे रहकर सिर्फ अनडेड्स के साथ मेरे पर हमला नहीं करेंगे और इस बार मेरे पर फुल फ्रंटल अटैक करेंगे, और ये उन ओपोनेंट्स की तरह नहीं है जिनके साथ अब तक मैंने फाइट की है। और वो डिमोनिक लेडी भी रसल पर भड़कते हुए कहती है, तुम हम पर अटैक करने के लिए नहीं आ रहे, वैसे अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तो आऊंगी ना। बट अचानक से रसल कहने लगता है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मेरे पहले जो स्काउट्स तुम्हारे पीछे आए थे, तुमने उन लोगों के साथ क्या किया? जिस पर उनका रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है, आए, यानी कि रसल से पहले जो स्काउट्स आए थे उनके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता होता या फिर कुछ नहीं पता होने का दिखावा कर रहे होते हैं। और वो डिमोनिक लेडी रसल पर ये कहते हुए अटैक करने लगती है, अपनी इन चीप सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके टाइम बाय करने का बिल्कुल भी मत सोचो। और रसल भी उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में सोच रहा था, क्या ये लोग सच में उन स्काउट्स के बारे में नहीं जानते? रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था तो दूसरा पर्सन भी रसल से अपनी रिप से अटैक कर देता है, और वो अटैक इससे पहले कि रसल को लग पाता, रसल उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर से अपने मन में सोचने लगता है, या फिर उन स्काउट्स के बारे में ना जानने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वेल, जो भी हो, हर चीज को जानने का एक रास्ता जरूर होता है। और वो डिमोनिक लेडी जिसे के कुछ ज्यादा ही गालियां आती हैं, वो रसल को गालियां देते हुए कह रही थी, तुम केटीबी कहाँ भागने का इरादा कर रहे हो? जिस पर रसल अपनी फायर पावर्स को इस्तेमाल करके फायर लांस इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक स्पेयर आ जाता है, जिसे इस्तेमाल करते हुए रसल उस अटैक को नलीफाई कर देता है। और रसल के हाथ में एक स्पेयर को देखकर वो लेडी भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, और वो नेक्रोमेंसर भी उन्हें बताता है ये वही स्पेयर है जिसे इस्तेमाल करके इसने उस जायंट स्केलेटन को किल किया था। जिस पर वो लेडी और भी ज्यादा सेंटिमेंटल होते हुए जोर जोर से हंसने लग जाती है और फिर अपने हाथ ऊपर करती है, जैसे आसमान में भी दो डिमोनिक कला बन गए थे, जो डिमोनिक कला आपस में मिल जाते हैं, जिन्हें मिलाकर उस लेडी ने अपने हाथ में एक स्पेयर बना लिया था। और वो डिमोनिक लेडी काफी साइकोपाथ की तरह हरकतें करते हुए रसल को कह रही थी, क्यों ना इस चीज के बारे में चेक किया जाए कि किसका स्पेयर ज्यादा शार्पर है। और इस चीज को देखकर रसल के मुंह पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, क्योंकि इसे पता है कि साली बेवड़ी है और समझाने का कोई फायदा नहीं है। और वो पर्सन उस लेडी को आवाज लगाते हुए कहता है, बैथ, मैंने कहा पागलों की तरह एक्ट मत करो। और फाइनली इस लेडी का नाम पता चल गया है, जो कि काफी अजीब है, इसलिए मैं इसे लेडी ही कहूंगा क्योंकि बहुत जल्द इसकी कटने वाली है। और वो लेडी काफी एक्साइटेड होते हुए उससे कह रही थी, ये काफी ह्यूमिलेटिंग नहीं है कि तुम एक बच्चे से डर रहे हो? और असल भी काफी तेजी से अपनी ब्लेजनेस को लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था, और उन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। और पहले पहल तो उन दोनों स्पेयर्स में काफी ज्यादा तकरार चलती है, लेकिन अचानक से रसल की पावर ज्यादा हो जाती है और उस लेडी का स्पेयर चकनाचूर हो जाता है, और रसल का वो अटैक उस लेडी को हिट कर जाता है, जिसकी वजह से उस लेडी का एक हाथ गया। फिनिश। उस अटैक का लगने की वजह से वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरा बाजू। लेकिन तभी अचानक उस लेडी का सर धड़ से अलग हो जाता है, जिस चीज को देखकर रसल भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और इस काम को करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना ही साथी था, जो कि काफी कोल्ड एक्ट करते हुए कह रहा था, एक पैथेटिक वुमन, मैंने उसे कहा था ना कि अकेले एक्ट ना करे। और फिर वो पर्सन रसल को कहता है, फ्लेम टावर के डिसाइपल, मुझे पता है कि तुम मेरे एनिमी हो, लेकिन मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ, मगर एक्नॉलेज करने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और ये कहते हुए वो अपना किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहा था, और वो बंदा अभी भी रसल को कह रहा था, इस मोमेंट से जब तक मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो बंदा अपनी एक स्किल नाइट में टेल ट्विस्टर को इस्तेमाल करने लगता है, और इस अटैक को इस्तेमाल करने की वजह से उसकी रीप जो कि उसके हाथ में थी, वो जोर जोर से किसी साइक्लोन की तरह उसके गिर्द घूमने लगती है। और वो बंदा अभी भी रसल को कह रहा था, ये चीज मैटर नहीं करती कि तुम कितने ज्यादा इमेजिंग हो, लेकिन क्या तुम उस वक्त उस अटैक को डोज या ब्लॉक कर सकते हो जब हर तरफ से तुम पर अटैक हो रहा हो? जिस पर रसल उसकी इस बात का जवाब अपनी एक स्किल ब्लिंक से देता है, क्योंकि अचानक से रसल उसके सामने से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो ही रहा था
लेकिन अचानक से रसल उसके पीछे आ जाता है और इस वक्त रसल अपने ओवरहीट मैजिक को इस्तेमाल कर रहा था। रसल ने इस ओवरहीट मैजिक के साथ साथ अपनी विजार्ड बॉडी की कैपेबिलिटीज का भी इस्तेमाल किया था और रसल एक जोरदार मुक्का उसके पेट में रख देता है, जिसकी वजह से उस बंदे की आंखें एकदम बाहर आने वाली थी। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां उस नेक्रोमैंसर की काफी ज्यादा शहीद हुई पड़ी थी, क्योंकि रसल काफी गंदे तरीके से उस पर्सन को धो रहा था और रसल को देखते हुए वो अपने मन में सोच रहा था, फिर से मैं उसी सिचुएशन में फंस गया हूँ, मैं दोबारा से हार रहा हूँ और मेरी मौत मेरे पीछे है। और इस वक्त इस भाई की बहुत ज्यादा फटी होती है और अभी भी अपने मन में सोच रहा था, नहीं मैं इतनी सिंपल तरह से नहीं मर सकता। और उस डिमोनिक लेडी की तरफ देखते हुए जो कि अभी थोड़ी देर पहले फौत हुई है, वैसे RIP डिमोनिक लेडी, जिसे देखते हुए वो बंदा कह रहा था, मैं इन लोगों के सामने इतनी भीख मांग रहा था जैसे ये बहुत बड़ी तोप हो। लेकिन अचानक से उसकी एक डिमोनिक आर्टिफैक्ट पर नजर पड़ती है और उस आर्टिफैक्ट को लेकर इसके कोई अच्छे विचार तो नहीं थे। और दूसरी तरफ हमें रसल के सामने उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने घुटनों पर मौजूद था और इस वक्त काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड था। और वो बंदा रसल को कह रहा था, मुझे टॉर्चर करना बंद करो और मार डालो मुझे। तो रसल उसे डेविल्स वाले रुख देते हुए कहता है, शट अप, जस्ट आंसर माय क्वेश्चन। मैंने पूछा कि वो स्काउट्स कहाँ पर है, जिस पर वो बंदा अपने मुंह से खून थूकते हुए कहता है, ओ भाई कौन से स्काउट, मुझे नहीं पता कि तुम कौन से स्काउट्स की बातें कर रहे हो। और इस आंसर को सुनकर रसल अपने मन में सोच रहा था, क्या ये सच में इस बारे में नहीं जानता। और वो पर्सन रसल को देखते हुए कह रहा था, इसने अपना गार्ड डाउन किया हुआ है, यही मेरा आखिरी चांस है। ये कहते हुए उस पर्सन ने अपने हाथ में एक खंजर को समन कर लिया था, जिसे इस्तेमाल करके इससे पहले कि वो रसल पर हमला कर पाता, हमें एक चेन को उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है जो कि उसे उसके गले से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। जिस चीज को देखकर रसल भी काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उस पर्सन ने उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर एक सैक्रिफाइस स्पेल बोलना शुरू कर दिया था, जो कि अगर मैंने बोला तो तुम सभी लोग मेरे पर हंसोगे, तो मैं स्किप कर रहा हूँ। मगर उस नेक्रोमैंसर के स्पेल्स को देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो डिमोनिक पर्सन भी अपने मन में सोच रहा था, क्या उसने हल जाइंट्स का दिल इस्तेमाल किया है। वो बंदा अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, अचानक से वो बंदा उसी की तरफ खींचा चला जाता है और वो पर्सन अभी भी चीखते हुए उस सैक्रिफाइस स्पेल को चैंट किए जा रहा था, यानी कि इस भाई साहब को मरना भी है तो चैन से नहीं मरना, सबको मार कर मरना है या फिर सबकी मार कर मरना है। और वो पर्सन जो कि उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था, वो चिल्लाते हुए कह रहा था, मैं इसे अपने आप को इस तरह इस्तेमाल करने नहीं दे सकता। मगर वो पर्सन उसकी तरफ खींचा चला जाता है और बहुत सारी बोन्स उसके जिस्म के अंदर धंस जाती हैं, जिसकी वजह से वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। और आखिर में हमें आवाज आती है, द एबोमिनेशन। और उस पर्सन को अब्सॉर्ब होने के साथ ही वो बहुत सारी हड्डियां एक अजीब से मॉन्स्टर में चेंज हो जाती हैं, जिसकी बॉडी से बहुत ज्यादा इवन एनर्जी निकल रही थी और सिर्फ उस एनर्जी ही की वजह से रसल का वहां पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। और उस माना को ब्लॉक करते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, साला इस माना के साथ क्या प्रॉब्लम है, इतना इंटेंस। और दोबारा से उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है जिसमें उसके उसी मिशन को दोबारा से रीसेट कर दिया गया था, क्योंकि सभी कल्टिस्ट्स मारे जा चुके थे और क्योंकि रसल ने उनमें से किसी को भी खुद नहीं मारा था, साला एक दूसरे को ही उन्होंने मार दिया था। तो मिशन चेंज हो गया था और रसल को उस एबोमिनेशन को डिस्ट्रॉय करना था, जिसका रिवार्ड अगेन इंटरमीडिएट लेवल माना स्टोन्स। दूसरी तरफ हमें उस एबोमिनेशन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि ऊपर नीचे देख रहा था, शायद इस मॉन्स्टर को आंखों का मसला है इसीलिए एक्सरसाइज कर रहा है। खैर वो मॉन्स्टर अपने आप को देखते हुए कह रहा था, व्हाट द हेल, और चिल्लाते हुए कह रहा था, वो साला खुद तो मरा, मुझे भी इस भद्दे से दिखने वाले मॉन्स्टर में चेंज कर गया। ये कहते हुए वो डिमोनिक कला का इस्तेमाल करके रसल पर हमला कर देता है और इस सारी करतूत का नाम रसल पर आ गया था। और वो मॉन्स्टर रसल को दोबारा से धमकी देते हुए कह रहा था, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और उस मैजिक को देखकर जिसे वो मॉन्स्टर इस्तेमाल कर रहा था, रसल काफी हैरान होते हुए अपने मन में सोचने लगता है, क्या ये मॉन्स्टर उस लड़की का मैजिक इस्तेमाल कर पा रहा है। वो अटैक रसल के पास बढ़ते जा रहा था और पता नहीं क्यों रसल उस अटैक को डोज नहीं कर रहा था और चुपचाप उस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रहा था। और अगले ही सीन में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारी जगह तहस नहस हो गई थी। और फिर एक बहुत बड़ी फायर बीम आसमान की तरफ रिलीज होती है, जिसे के रसल ने वहां से भागने के लिए इस्तेमाल किया था और उस मॉन्स्टर को गाली देते हुए कह रहा था, मैं बड़ी ही मुश्किल से वहां से बच पाया हूँ। और उस डेजर्ट ड्यून की टूटी फूटी हालत को देखते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो मॉन्स्टर अपनी ही पावर्स को हैंडल नहीं कर पाया
और अपनी ही कब्र खोद ली। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक वो मलबा हिलने लग जाता है, यानी कि अपना मॉन्स्टर भाई साहब अभी भी जिंदा था, जिसे देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो मॉन्स्टर उस मलबे से निकलते हुए रसल पर हमला करते हुए कह रहा था, रसल रेमंड, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो मॉन्स्टर रसल पर अपनी चेन्स का इस्तेमाल करते हुए जोरदार हमले कर रहा था और जोर जोर से हंसते हुए रसल को कह रहा था, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मगर अचानक से रसल अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। लेकिन रसल के इस अटैक की वजह से उसे ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ था, बल्कि उसे रसल पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसे रसल की लोकेशन का भी पता चल गया था। और फिर से रसल को कहने लगता है, तुम्हारे अटैक्स मेरे पर बिल्कुल भी काम करने वाले नहीं हैं, तो ज्यादा रेजिस्ट करना बंद कर दो। जिस पर रसल काफी गुस्सा होते हुए अपने मन में सोच रहा था, क्या तो वैसे ये सही रहा है, क्योंकि इसकी चमड़ी सच में बहुत ज्यादा मोटी है, मुझे इसे मारने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, वो मॉन्स्टर रसल पर हमला कर देता है और अपनी चेन से हमला करते हुए वो मॉन्स्टर कह रहा था, कर ले बेटा कर ले, जितना दिमाग इस्तेमाल करना है कर ले। बट रसल उस मॉन्स्टर के उस अटैक को ब्लिंक का इस्तेमाल करते हुए डॉज करता है और अपने मन में सोच रहा था कि सबसे पहले तो मुझे कुछ टाइम बाय करना होगा। और रसल को उसके सारे अटैक डॉज करता देखकर वो मॉन्स्टर कहने लगता है, भागो जितना भाग सकते हो, क्योंकि तुम मेरी जैसी ओवरवेलमिंग पावर के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। जिस पर असल अपने मन में ये सोचते हुए, अगर ऐसा है तो मैं इस चीज को शुरू करने वाला हूँ, ये कहते हुए वो अपने हाथ में पेपर को समन कर देता है और पेपर को कह रहा था, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो पेपर भी हंसते हुए कहता है, क्वार, यानी कि हाँ में जवाब देता है। और फिर असल अपने हाथ में फायर इकट्ठी करते हुए उसी मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है और अपने इस मैजिक को उसने नाम दिया था फायर वेव। और असल के इस अटैक की वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है, लेकिन इस चीज की वजह से भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ था और अभी भी हंसते हुए रसल को टॉन्ट मारते हुए कहता है, तुम बुद्धू कहेंगे, तुम्हारे ये छोटे मोटे मैजिक मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। मगर जब सामने उसकी नजर पड़ती है तो रसल वहां पर है ही नहीं था। और फिर हमें कहीं पर रसल को दिखाया जाता है जो कि पेपर को कमांड देता है कि अभी, जिस पर पेपर भी अपने मुंह में एनर्जी इकट्ठी करते हुए उस मॉन्स्टर पर रिलीज कर देता है और फिर रसल भी ब्लिंक का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के सर पर आ गया था और पेपर भी हर तरफ से उस पर बार बार हमले कर रहा था। और थोड़ी देर के लिए उस मॉन्स्टर का ध्यान रसल से हट जाता है और इसी मौके को देखते हुए रसल नीचे आने लगता है और उसने अपने हाथ में ब्लेज लॉन्च के साथ साथ ओवरहीट मैजिक भी इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपने हाथ में एक अल्टीमेट फायर ब्लेज बना लेता है। और दूसरी तरफ पेपर, जो कि उस मॉन्स्टर का ध्यान भटका रहा था, उसने भी रसल को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लिया था, तो वो भी वहां से साइड पर हट जाता है और वो मॉन्स्टर रसल को गालियां देते हुए कह रहा था, मेरे साथ खेलना बंद करो और चुपचाप मेरे सामने आओ। तो रसल भी अपनी अल्टीमेट ब्लेज लॉन्च के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और रसल का वो हमला सीधा उस मॉन्स्टर के सर में जा लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत इंजर तो हुआ था, लेकिन अभी भी रसल को कह रहा था, ये सभी कुछ यूजलेस है मेरे सामने। जिस पर रसल अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है, मुझे पता है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। उसके ये कहते ही हमें उस मॉन्स्टर के ऊपर एक थंडर सील को दिखाया जाता है, जो कि आसमान से उसी मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रही थी। जिस चीज को देखते हुए रसल भी वहां से हट जाता है और वो थंडर सील बड़ी ही तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ आते हुए उस पर लग जाता है। इसकी वजह से उस मॉन्स्टर को 440 वोल्ट का झटका लग गया था और देखते ही देखते वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। और फिर हमें रसल को दिखाया जाता है, जो कि उस तरफ देखते हुए जोर जोर से हाँफ रहा था, कहने लगता है, क्या वो मॉन्स्टर मर गया होगा? और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सचमुच मर चुका था और सिर्फ वहां पर एक हड्डियों का ढांचा बचा हुआ था, जिसके नजर आते ही रसल के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है और वो एब्डोमिनल मारा जा चुका है, जिसे देखकर रसल एक राहत की सांस लेता है और फिर पेपर के साथ लारियां करते हुए कहता है, तुमने काफी अच्छा काम किया पेपर। लेकिन दूसरी तरफ उस हड्डियों के ढांचे से अचानक से उसकी मुंडी नीचे गिर जाती है और वो सिरकते हुए रसल के पास आने लग जाती है, जिसे देखकर रसल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी अचानक से उस मुंडी में से आवाजें आने लगती है, रसल रेमंड, सच में डारिया ने अपने आखिरी सालों में एक अमेजिंग बॉय को पकड़ा है। किसे पता था कि वो तुम होगे, वो भी रेमंड फैमिली से। रसल उस खोपड़ी को बात करता हुआ देखकर अपने मन में सोच रहा था, क्या ये स्केलेटन बातें कर रहा है? और वो खोपड़ी अभी भी कहने लगती है, मैं हैरान था कि तुम कौन हो, लेकिन अब पता चल रहा है, और बेटा तो बाप से भी 4 हाथ आगे है। और इस बात को सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी गुस्सा होते हुए उस मुंडी को पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, कौन हो तुम? लेकिन वो खोपड़ी अभी भी हंसते हुए कहती है, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ।
और शायद तुम अपने बाप की आखिरी सांसों में उसके साथ होगे। ये कहने के बाद वो खोपड़ी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है और उस खोपड़ी की डिस्ट्रॉय होने के बाद वहां पर जोर जोर से बारिश होना शुरू हो जाती है और रसल उस तेज बारिश में भीगते हुए अपने आप को बिल्कुल ही बेबस महसूस कर रहा था और एकदम जोर से चिल्लाता है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, एक न्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, डंजन एंड आर्टिफैक्ट और समबडी स्टॉप द पॉप। अब बताओ कि उन दोनों में से कौन सी कंटिन्यू करूं। सो एट द एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।